हाँ, तो कल मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, कुछ बेसिक जानकारी अपन ने देख ली थी, है ना। बेसिक जानकारी में क्या देख लिया था, बॉटनिकल नेम क्या था क्या नहीं, ओरिजिन ये सब फालतू बातें है ना। हाँ, पूरा अपन ले आए थे, उसका हेक्साप्लेट कैसे बना हुआ है ना, कि जो अपना ट्रिटिकम एस्टिवम था उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक। फिर आज एक और नई बात के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या करता है एग्जामिनर पहले कोशिश करेगा, कारण बताऊँ क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में उसने एक सिलेबस में पहली लाइन दी है, दूसरी यूनिट में मेजर क्रॉप्स ऑफ एमपी, ये लाइन लिखी है कि जो एमपी के क्रॉप्स है अपन पढ़ेंगे तो पूरी कल्टीवेशन, ठीक है। लेकिन अब मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे हो गए जो पुराने हो चुके हैं, एज इट इज़ वो तो पूछे जाते हैं, उसकी टेंशन अपने को नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो करंट अफेयर्स से पूछ लेगा वो आपको, जो क्रॉप्स में हाल ही जो कोई रिसर्च हुई होगी, नहीं कुछ नया डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है ना, उससे कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वो एग्जामिनर। तो अपनी कोशिश रहेगी वो अपन डिस्कस भी करते चलेंगे साथ साथ में। तो आज फिर उसी पर अपनी क्लास रहने वाली है, स्टार्टिंग के कुछ 10 मिनट की क्लास, तो ध्यान से सुनना, उसको क्वेश्चन बराबर बनेंगे उनके, ठीक है। वो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है, क्यों, क्योंकि वो करंट अफेयर्स वाली चीज़ है, ठीक है ना। चलो तो उसको देख लेते हैं अपन पहले, फिर वापस अपन अपनी क्रॉप पर आ जाएंगे। इधर क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत यहाँ से बताओ, नहीं है ना कोई दिक्कत। चलो फिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है ना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ काला गेहूँ। कौन सा गेहूँ? काला गेहूँ, सुना था? हाँ। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, देखा भी है ना। तो हेडिंग डाल देना ब्लैक व्हीट, हिंदी में है ये काला गेहूँ। न्यूज़पेपर में, न्यूज़ होन में, चाहे इंस्टाग्राम पर आपने देखा हो, फेसबुक पर देखा हो, कहीं पर भी देखा हो, ठीक है ना, वहाँ पर आया होगा इसके बारे में, या फिर न्यूज़पेपर में आपने इसके बारे में सुना होगा, या फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा। काला गेहूँ, ठीक है, हाल ही में डेवलप्ड किया गया एक स्पीसीज है गेहूँ की। क्या है? हाल ही में डेवलप की गई एक स्पीसीज है गेहूँ की, जो किस प्रकार का होता है, काले कलर का गेहूँ होता है। कैसा होता है? काले कलर का गेहूँ होता है, ठीक है। अपन वापस उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ अपने को जाना चाहिए था। एक छोटा सा आपको रिवाइंड करता हूँ, जो आज अपन गेहूँ खाते हैं, क्या खा रहे हैं, जो प्रेजेंट में अपन गेहूँ खा रहे हैं ना आज के इसमें, मुझे बताओ आज का गेहूँ कैसा रहता है अपने को, कैसे आती गेहूँ की रोटी? बिल्कुल वाइट आती, सफ़ेद गेहूँ दिखता है अपने को लगभग। कैसा होता है? सफ़ेद कलर का होता है ना, हल्का गोल्डन होता है। कैसा होता है? गोल्डन कलर होता है, हल्का होता है ना, हल्का पीला होता है गेहूँ को। अगर देखें तो ये मतलब ब्रेंच कलर जो दिख रहा है आपको, यही इस प्रकार का गेहूँ का बीज होता है अपना सीड, इसी को अपन खाते हैं। लेकिन जब पहली बार, ठीक है ना, गेहूँ की जो वेराइटी डेवलप की गई थी, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, तो वो वेराइटी किस कलर की थी? वो रेड कलर की थी। किस कलर की थी? रेड कलर की थी। तब भी इंसानों ने इसको खाने से मना कर दिया था। क्या कर दिया था? इंसानों ने इसको खाने से मना कर दिया था। बोले लाल गेहूँ तो हम जानवरों को खिलाएंगे, हम क्यों खाए? एक तो कलर इसका लाल दिख रहा है, कैसे खाएगा इंसान? रोटी बनेगी वो भी लाल बनेगी भाई। लाल गेहूँ बीज अगर लाल है तो जो आटा निकलेगा वो भी लाल रहेगा, रोटी बनेगी वो भी लाल बनेगी। तो इंसानों ने इसको क्या कर दिया? खाने से मना कर दिया था, ठीक है ना। वो वेराइटीज़ तुमको याद है? वो वेराइटीज़ कौन सी थी? लरमा रोजो, सोनारा 63, सोनारा 64, उन वेराइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। क्योंकि जब पहले था ना, ये कहानी सुनना है, इस कहानी को तुम मजे से लेना। देखो पहले गेहूँ ना इस तरीके से मिलता था अपने को दुनिया में। जो पहले गेहूँ था ना वो कैसा था? टोल गेहूँ थे, लंबाई बहुत होती थी इनकी। क्या होती थी? लंबाई बहुत होती थी। लेकिन बाद में क्या किया किसानों ने कि इसमें लंबाई बहुत होती थी, एक समस्या देखने को मिल गई यहाँ पर, क्या कि इसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी होता है, साथ ही साथ इसकी यील्ड भी कम होती है। अब लंबा जितना रहेगा इसका स्टेम उतना कमजोर रहेगा कि नहीं? तो तेज हवा आंधी है तो उसमें गिर सकता है, गिरेगा कि नहीं? तो उसको क्रॉप लॉजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप लॉजिंग की वो समस्या देखी गई। तो साइंटिस्टों ने सोचा क्या करें यार, अपन अब छोटा करो इसको ताकि इसका स्टेम मोटा बने। क्या बने? मोटा बने, ठीक है, जिससे हेल्दी भी रहे। तो वो किया था, तो उससे फिर अपनी बनी थी सारी वेराइटीज़, ड्वार्फ वेराइटीज़ जीन, नोरिन 10 जीन डाला, वगैरह वगैरह जो बात थी, लाल कलर का थी। वापस अपन अब ब्लैक कलर पे आ गए। किस पर आ गए हैं? ब्लैक कलर का। ये ज़रूरत क्यों पड़ गई है? ये अपने को ज़रूरत क्यों पड़ी? किसको खोजा गया, इसको डेवलप किया गया, ऐसा क्यों? कारण होगा ऐसा, हर चीज़ में क्या क्यों लगता ही है अपने को पता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों, पहले क्यों की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई क्यों ऐसा डिश को डेवलप किया गया। वो इसलिए कि हाल में आपने देखा होगा अपना जो डाइट हो चुकी है, अपना रहन सहन हो चुका है, खान पान हो चुका है, और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अपना पर्यावरण है, वो कोई ठीक ठाक नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, समस्याएं होती रहती, नई नई बीमारियां आने लग गई है, ठीक है, लोगों को बहुत सारी बीमारियां होने लग गई है, ठीक, जैसे क्या हो जाना, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़,
ठीक है ना, जिसको वो हार्ट अटैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्ट अटैक बोला जाता है। कैंसर होती है, डायबिटीज़ के मरीज मिलने लग जाएंगे आपको, ठीक है ना, ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, जमाने भर की चीज़ें और भी, ठीक है। अब होता क्या है, ये बीमारियाँ होती क्यों है अपने को? सही तरीके से खान पान नहीं है, अपनी डाइट सही नहीं है, क्योंकि अपनी डाइट में जो चीज़ें होनी चाहिए वो अपने पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रही है। क्या हो रही है? वो पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रही, ठीक है। जैसे कि अपन किससे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं? पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के, ठीक है ना। अपन किस इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं अभी? पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, मतलब कि प्रदूषित पर्यावरण या वातावरण, ठीक है ना। अपना जो पर्यावरण हो चुका है वो कैसा हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है, ठीक है ना। तो अपने को कोई भी चीज़ प्योर क्वालिटी की नहीं मिल रही है, सब में मिलावट है। क्या है? सब में मिलावट है। तो कोई भी अपना अच्छी चीज़ यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। ब्लैक व्हीट में जीन कौन सा होता है? देखो यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई उपयोग नहीं हुआ है, अभी बता देता हूँ, तो जीन विन की बात करना मत, ठीक है ना। जीन का कब पूछना चाहिए? ये जेनेटिक का बेसिक सा फंडा होता है, ठीक है ना। ये भी ड्वार्फ वैरायटी ही है। क्या है? ड्वार्फ वैरायटी ही है। इसके अंदर जीन वही है, नोरिन 10 ही रहेगा, नोरिन 10, ओपेक्टोर, ये सारे जीन ही रहेगी इसके अंदर भी, ठीक। क्लियर हो गया? यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको डेवलप नहीं किया है, अभी क्लियर करूंगा इसको फिर डेवलप कैसे किया है। तो अपन पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं। अपने आसपास का पर्यावरण भी प्रदूषित है, जो चीज़ें खाते हैं वो भी पोल्यूटेड होती है, मैक्सिमम जंक फूड है और भी वगैरह वगैरह चीज़ें, तो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, ठीक है। साथ ही अब पोल्यूटेड इन्वायरमेंट ये क्यों होता है? अब पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट हो जाता है अपना, ठीक, प्रदूषित हो जाता है अपना वातावरण। तो यहाँ पर क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? सिंपल सी भाषा में समझ लो कि ये ऐसे ऑक्सीजन होते हैं, ये ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन कंटेनिंग एटम्स होते हैं, परमाणु जिनमें ऑक्सीजन होती है। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अनपेयर्ड। अब कोई चीज़ अगर अनपेयर्ड रहेगी तो बताओ स्टेबल रहेगी या क्या? मुझे बताओ, क्या वो चीज़ स्टेबल रह सकती है? नहीं रह सकती। जैसे मैं अगर बात करूं, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर ऊपर से गिर रहा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ से बिल्डिंग से कोई गिर रहा है, उसने हाथों से क्या करके इनको पकड़ के रखा है, अब वो अकेला व्यक्ति है तो क्या ज़्यादा देर तक यहाँ स्टेबल रह सकता है? गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन उसका एक और साथी है जिसने उसके भी हाथों को पकड़ के रखा है कि नहीं, तो ज़्यादा देर तक स्टेबल रह सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनपेयर्ड, स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब स्वतंत्र होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पता है आपको क्या करेगा? किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो जब ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, हमारे शरीर के कांटेक्ट में आता है, तो ये हमारी बॉडी की जो सेल होते हैं उनके साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। क्या करता है? रिएक्शन करता है, क्योंकि ये बहुत हाई एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कुछ देखा नहीं और बस जाके लपेट गए, ठीक है ना। जैसे आजकल का जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना, जैसे कॉलेज में कोई नई लड़की आती है तो लड़कों का झुंड निकल जाता है, भाई चलो कौन आया कॉलेज में नया, होता है ना, बस वही समझ लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सेल को देखा नहीं कि रिएक्शन के लिए आ गए। और जब ये रिएक्शन करेगी इलेक्ट्रॉन्स, तब ये क्या होते हैं साहब? इलेक्ट्रॉन्स अपने लिए हार्मफुल चीज़ है, अपनी बॉडी के सेल से रिएक्ट करेगी तो अपनी सेल को डैमेज करेगी। सेल को डैमेज करेगी तो क्या होगा साहब? सेल को डैमेज करेगी तो क्या होगा? बीमारियाँ होगी, हार्ट अटैक होगा, अपने को कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ होगी, और भी जमाने भर की, मोटापा आएगा, ठीक है। और सबसे भयंकर चीज़ क्या हो रही है आजकल की? एजिंग। आपने देखा है? एजिंग का मतलब समझते हो? बीमारी नहीं है ये, एक तरीके से बीमारी, लेकिन फिर भी इसको बीमारी कहते हैं अपन। क्यों? इसका मतलब होता है उम्र का दिखना, उम्र का बढ़ना या फिर दिखना। आप कितने साल के हो? 25 साल के हो, 30 साल के दिख रहे हो, कैसे दिखते हैं? बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, ठीक है ना, मोटापा आने लग जाता है, ठीक है ना, शरीर पर फैट होने चढ़ने लग जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो ये होती है एजिंग। इसका कारण यही है, फ्री रेडिकल से ही है, ठीक है। तो भाई इसको रोकने के लिए अब इससे अपने को बचना है। क्या करना है? इस चीज़ से अपने को बचना है। तो क्या करो? एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। क्या होता है? एंथोसाइनिन, ठीक है ना। ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। अपन ने पढ़ा है फलों में एंथोसाइनिन होता है, मैंने पढ़ाया भी है पहले, अगर आपने ध्यान से पढ़ी हुई कल्टीवेशन तो वहाँ पर अपन ने देखा है। फ्रूट कल्टीवेशन में एंथोसाइनिन होता है बहुत सारे फलों में, खास करके जो डार्क फ्रूट होते हैं ना, उनमें एंथोसाइनिन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, जामुन देखा है? अरे जामुन देखा है, खाया भी होगा आपने, ठीक है ना। इसके अंदर अच्छी मात्रा में होता है एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
उनका रिएक्शन नहीं होने देगा। मतलब ये फ्री रेडिकल्स के जो इलेक्ट्रॉन होगा उनको बॉडी सेल में जाएगा लेकिन रिएक्शन नहीं होगी। तो अपने शरीर में क्या जाना चाहिए, एंथोसाइनिन जाना चाहिए। अब ये किस में मिल रहा है, फ्रूट में मिल रहा है। अब मुझे बताओ कि गरीब परिवार कोई हो ऐसा है जो कि फ्रूट कंज्यूम कर सकता है डेली? नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया के अपने भारत जैसे खास करके जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ के लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं कि जो डेली फ्रूट कंज्यूम करें। अब एंथोसाइनिन आपको लेना है ना तो 500 ग्राम आपको पर डेली खाना चाहिए। क्या करना चाहिए, 500 ग्राम पर डेली फ्रूट आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपको उतना एंथोसाइनिन मिलेगा जिससे आपको बीमारियाँ नहीं होगी। क्लियर हुआ? अब इतना तो कोई नहीं खा सकता, मतलब आधा किलो लगभग हो गया ना 500 ग्राम मतलब आधा किलो, ठीक है ना। अपन खा नहीं सकते इतना, तो फिर करे क्या? फिर वैज्ञानिकों ने सोचा तो कोई ऐसी चीज़ निकालो जो हर व्यक्ति खाता है। तो हर व्यक्ति क्या खाता है, गेहूँ खा लेता है। गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी क्या गेहूँ तो खाना पसंद करता है, गेहूँ की रोटी खाता है। तो उन्होंने सोचा इस गेहूँ में डालो, इसको साथ फलों से निकालो और गेहूँ में डालो, ठीक है ना। तो याद रखना इसकी प्रोसेस अब समझना। क्या समझना है आपको? प्रोसेस कि कैसे इसको डेवलप किया है, प्रोसेस देखना। एक ब्यूरो है, नाम सुना होगा आप सबने, NABI। क्या होता है, फुल फॉर्म पढ़े हैं अपने, फुल फॉर्म सर ने आपको बताए होंगे। बताओ नाबी का फुल फॉर्म क्या? नाबी क्या है? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ पर है ये? नहीं, मोहाली पढ़ा होगा इसके बारे में भी। कहाँ पर है ये? मोहाली में, ठीक है ना। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्लैकबीट को इन्होंने डेवलप किया है, नहीं, एज ए इंस्टीट्यूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। बहुत मतलब रिसर्च करता है, बहुत रिसर्च का काम करता है, ठीक है ना। आए दिन इनके करा करता है, उसी का वरदान है कि इन्होंने काम कर दिखाया है कि ये भी ब्लैकबीट इन्होंने क्या किया है, 7 साल तक रिसर्च करी। कितने साल तक? 7 साल तक गेहूं के ऊपर रिसर्च करी है। और 7 साल के बाद इन्होंने क्या डेवलप किया है? ब्लैक वीट को। ये सब ब्लैक वीट को आप पर्पल वीट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन? पर्पल वीट भी इसको कह सकते हैं। हो गया क्लियर? क्या कह सकते हैं? सर कल क्लास हुई थी क्या? हाँ हुई थी, आपने देखी नहीं मतलब आपको पता भी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे बेतुके पूछ ले, तो कल हुई थी, बिल्कुल हुई थी क्लास। देखो ब्लैक वीट को अपन क्या बोलते हैं? पर्पल वीट भी कहते हैं। किसने डेवलप किया? नाबी ने। नाबी से याद रखना है इसको। किससे? नाबी से। अगर ना याद रखना हो तो ऐसे याद रख लेना, नाबी। क्या बोलोगे? नाबी, ठीक है ना, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो मोहाली में, जिन्हें 7 साल तक रिसर्च किया गेहूं के ऊपर, ठीक है। फलों से एंथोसाइनिन निकाला और किस में डाला? ब्लैक वीट में। अब कैसे डालेंगे? हाँ चलो मैं चलता हूँ, बोलूँगा भाई गेहूं को, इसको जामुन को इनको बोलूँगा कि ले तेरे अंदर एंथोसाइनिन है, मुझे दे दे। वो प्यार से बोलेगा ले, चीरा लगा निकाल ले। ऐसा ही हो सकता है क्या? नहीं, है ना। उसको चीरा लगा बोल निकाल ले अंदर से। मेरे अंदर है ना, तो अंदर में मेरे बॉडी को फिर कट करना पड़ेगा, तो चीरा लगाओ निकाल ले। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर क्या किया इन्होंने? 2 वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाया। क्या करवाया? क्रॉस करवाया। कौन कौन सी वैरायटी थी? एक थी आपकी AC8866 281 शायद, जापान की वैरायटी है। कहाँ की है? 866732 है, 866732 ये वैरायटी। और ये वैरायटी कहाँ की है? ये जापान की वैरायटी है। कहाँ की है? जापान की है। इसका क्रॉस इन्होंने करवाया है PBW। ये नाम सुना है आपने? ये नाम सुना है? गेहूँ की हाई यील्डिंग वैरायटी है। कैसी है? हाई यील्डिंग वैरायटी होती है PBW 621। इन दोनों का क्रॉस इन दोनों के क्रॉस से क्या बन गया आपका? ब्लैक वीट, काला गेहूं बन गया साहब। ये दोनों गेहूं की वैरायटी? दोनों गेहूं की वैरायटी है। ये ओल्ड वैरायटी है जापान की। एक जर्मोप्लाज्म एक प्रकार का। ये क्या है? जर्मोप्लाज्म समझते हो ना? वो क्या? जेनेटिक्स। फिर जेनेटिक्स। जर्मोप्लाज्म का मतलब आता है समझ में? क्या होता है जर्मोप्लाज्म? जर्मोप्लाज्म किसे कहा जाता है? नहीं पता? मान लो अपने पास क्या है, जैसे कि एक गेहूं की वैरायटी, जैसे लोकवन ले लो। क्या कर लो? लोकवन ले लो, ठीक है। अब लग रहा है यार कि लोकवन दुनिया से खत्म होने वाली है। क्या होने वाली? दुनिया से खत्म होने वाली, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं अपन? सेव करके रख लेते हैं इसके जीन को, इनको। किसके? लोकवन के। क्या करते हैं अपन? इसकी जो जीन सीक्वेंस हो रहे हैं तो उसको अपन क्या करते हैं? संरक्षित कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं।
खुली बात में अगर बात की जो सीड होंगे ना उसको हम प्रिजर्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्रिजर्व कर लेंगे। सीड को प्रिजर्व कर लेंगे। किसको? सीड को। और जिसको प्रिजर्व किया वही होता है जर्म प्लाज्म। क्या हो गया? जर्म प्लाज्म आपका। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो बाकी तो वो डिटेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शॉर्ट में बता दें। इन दो वैरायटी क्रॉस किया, ब्लैक विट निकल आया। इस ब्लैक विट में क्या रहा? एंथोसाइनिन। क्या रहा? एंथोसाइनिन। आ गया एंथोसाइनिन। अब एंथोसाइनिन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये अपनी रक्षा कर सकता है। कर सकता है ना फ्री रेडिकल से? बिल्कुल करेगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या रहेगा? ब्लैक विट में क्या है? फाइबर है। क्या है? फाइबर है और जिंक भी है। क्या है? फाइबर भी है और जिंक भी है। ठीक है, इसलिए इसको अब ये डेवलप कर दिया। किसने किया है? नाभि ने किया है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले पेटेंट किसके पास है तो नाभि के पास ही है। ये PW नई वैरायटी। हाँ, नई वैरायटी है और इतनी भी नई नहीं है कि अभी खोजी है, पुरानी थोड़ी पुरानी हो चुकी है। PW याद रखना इसको, ठीक है, 621 याद रखना इसको। और ये 866732 ये जापान की वैरायटी है। इन दोनों वैरायटी क्रॉस किया और ब्लैक विट यहाँ पर डेवलप किया। तो बताओ क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम किया है क्या? कि इसका जीन उसमें डाला क्या? नहीं डाला है, क्रॉसिंग हुई है यहाँ पर। क्या हुई है? क्रॉस करवाया है। ठीक है, तो ये मत पूछो कि इसमें कौन सा जीन है। ये भी आपके ड्वार्फ वैरायटीज है। कौन सी वैरायटी है? ड्वार्फ वैरायटी। अब इसमें क्या एंथोसाइनिन बनता है, नेचुरली बनेगा एंथोसाइनिन इसके अंदर। अब क्या बनेगा? एंथोसाइनिन बनेगा। ठीक, अब एंथोसाइनिन कब बनता है? किस स्टेज में बनता है? तो ग्रेन फिलिंग स्टेज में। किस स्टेज में बनता है? ग्रेन फिलिंग स्टेज में आपका एंथोसाइनिन बनता है। ठीक है, अगर बात समझ हो सकता क्वेश्चन आपको पूछ ले। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट याद रखना। क्या पॉइंट याद रखो? ब्लैक विट से इसका जो कलर होता है ब्लैक कलर या पर्पल कलर, वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइन। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन कैसे आएंगे? जो ब्लैक कलर होता है किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। पर्पल कलर होता है किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है, ब्लैक विट को डेवलप किसने किया? नाभि ने किया। इसका पेटेंट किसके पास है? नाभि के पास है। नाभि कहाँ पर है? मोहाली में है। नाभि का पूरा नाम क्या है? बता दोगे? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि मोहाली में स्थित है। ठीक है ना, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बस ये थी ब्लैक विट की थोड़ी सी जानकारी, सोचा आपको बता दें, आपके काम की भी हो सकती है। अब एंथोसाइनिन इसमें कितना होता है? 40 से 140 ppm लिखा है एंथोसाइनिन। ये होता है 40 से 140 ppm होता है इसके अंदर। कितनी मात्रा? 40 से 140 ppm। ये मात्रा याद रख लेना। ठीक, हो सकता है क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाए। क्लियर हो? ये कौन सी मात्रा है? 40 ppm? ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। नहीं मतलब क्या है एंथोसाइनिन? ये एंथोसाइनिन इसके अंदर इतनी मात्रा में पाया जाता है। जैसे नहीं, उनमें अलग होता है। इसकी पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इसमें इतना होता है। वो तो फिर अलग अलग फ्रूट में अलग अलग रहेगा ना। अब जरूरी थोड़ी कि हर फ्रूट में एक ही क्वांटिटी रहती है। जैसे मैं बताऊँ कि जो आम होता है उसके अंदर विटामिन ए कितना होता है? बताओ, जल्दी बताओ। आम के अंदर विटामिन ए कितना? भूल गए? आगे पाठ पीछे सपाट, वही वाली चीज वापस दोहरा दी तुम लोगों ने। साबित कर दिया कि नहीं पढ़ते हम। कैसे होगा? वो मीम देखा है? तुमसे ना हो पाएगा। बस तुम लोगों के ऊपर सही बैठता है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विटामिन ए कितना होता है आम के अंदर? अब और बता दो। सबसे ज्यादा है। हाँ, तो कितना होता है? सबसे ज्यादा होता है 4800 IU पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पार्ट। होता है नहीं होता? अब इसमें 4800 है। मैं अगर पपाया की बात करूँ, पपाया में कितना होता है सब विटामिन ए? 2020 मैंने बताया था, उसको याद रखने की ट्रिक कि 2020 से याद रखना, 2020 इतना होता है। तो यहाँ पर अलग क्वांटिटी, यहाँ पर अलग क्वांटिटी। हर अलग अलग फ्रूट में, हर अलग अलग फल में अलग अलग मात्रा में पाया जाएगा। फिक्स नहीं है। ठीक है, नहीं ये तो अलग है ना, ये तो IU है, इंटरनेशनल यूनिट में मिलता है। यूनिट अलग, यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर यूनिट क्या है? ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो 40 से 140 ppm होता है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। बस ये फालतू बातें हो गई है, बहुत हो गया। चलो पढ़ते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं। DWR रिसर्च एक है, डायरेक्टरेट है वीट का। कहाँ पर है? हरियाणा में है। DWR डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। इसको WDR बोलो या फिर DWR बोलो, कोई अंतर नहीं है, बात एक ही हो गई। ठीक है ना, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, इसको WDR ये कर लेना, DWR क्या कर लेना? DWR। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में स्थित है ये।
ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में अगर कोई आपसे पूछ ले कि एमपी के अंदर साहब गेहूं का कोई सा रिसर्च स्टेशन बताओ, ठीक है ना, या रिसर्च इंस्टीट्यूट बताओ जो एमपी के अंदर हो, कहाँ पर हो, पवारखेड़ा में है। और पवारखेड़ा किसके अंतर्गत आता है, होशंगाबाद, ठीक है ना। पवारखेड़ा में आप एग्रीकल्चर का कॉलेज भी है कि नहीं, जो आपको ग्रेजुएशन करवाता है, बिल्कुल करवाता है, सबको पता है इसके बारे में। तो दूसरी बात, ये क्वेश्चन याद रखना कि विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं, लेकिन भारत और एशिया की मुख्य खाद्यान्न फसल धान होती है, चावल होती है, ठीक। इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया। गेहूं किस सीजन की क्रॉप है, रवि। जो अपना गेहूं होता है वो किस सीजन की क्रॉप है, तो रबी सीजन की क्रॉप होती है, रबी ऋतु मतलब शीत ऋतु, ठंड के दिनों में उगाई जाती है। क्लियर हो गया, समझ गए बात। दूसरी बात, जो गेहूं होता है किस प्रकार का प्लांट होता है, C4 या C3 प्लांट, तो ये C3 प्लांट है। कैसा प्लांट है, C3 प्लांट है। आगे बात कर लो। और दूसरी बात, नेचर की बात करें तो एक सेल्फ पॉलिनेटेड होता है या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है आपकी। कैसी क्रॉप होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है। अब होता क्या है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पहले, मेरी पुरानी क्लासेस देखोगे, खास करके जब मैंने फ्रूट कल्टीवेशन स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया था पूरे तरीके से, है ना, पता है या नहीं। बस तो फिर अब सेल्फ पॉलिनेशन का मेन कारण क्या होता है इसके अंदर, गेहूं के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होता है, कारण बताओ। कारण पूछते हैं कि गेहूं कैसी क्रॉप है साहब, मैंने बोला गेहूं एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, मतलब इसके अंदर क्या होता है, स्वपरागण होता है। क्या होता है इसके अंदर, स्वपरागण। तो स्वपरागण का कारण क्या है, क्यों हो रहा है स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों नहीं हो रहा है, पर परागण होना चाहिए, क्यों नहीं होता, स्वपरागण ही क्यों होता है, ये पढ़ा है कभी। मैं जब भी पढ़ाऊंगा ना तो मेरे क्वेश्चन में यही देखा हो, क्या क्यों कैसे सारी चीजें आती है ना। इसका मेन कारण होता है फ्लावर। इसका फ्लावर कैसा होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है। क्लिस्टोगेमस का मतलब समझते हो, बंद फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर होता है, बंद, कभी ओपन नहीं होता है। तो जो फ्लावर कभी ओपन नहीं होता उसी को क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को क्लिस्टोगेमी बोला जाता है। क्या, हाँ, तो जब ओपन नहीं है वो चीज़, ठीक है ना, तो ओपन नहीं है तो स्टिग्मा रहे, दिखेगी नहीं, तो परागण आके क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है। सारे भाग एक चीज़ के अंदर बंद हो चुके, कैद हो चुके हैं, तो क्या होगा, जैसे मैं बोल दूं, मैं आपको एक कमरे के अंदर बोल दूं बंद कर दूं, क्या कर दूं, एक कमरे के अंदर मैं आपको बंद कर दूं, ठीक है, और मैं बोल दूं बाहर कुछ लोग आपके जो परिवार वाले उनको बोलो इनसे मिल लो, क्या करो, ये जो आपके बाहर परिवार वाले इनसे मिल लो, तो मिल पाओगे क्या, कमरे में बंद हो कैसे मिलोगे, नहीं मिल सकते ना, खुली तरीके से नहीं मिल सकते अपन, क्योंकि आप तो कमरे में बंद हो। तो ये वाली बात यहाँ पर भी लागू होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ बस, और क्या, दुल्हन को कमरे में बंद कर दो, वो लोग शादी कर ले, तो अकेला शादी कर सकता है, नहीं कर सकते ना ऐसे शादी अपन अकेले अकेले, ऐसे कर सकते फिर क्या था जमाना, है ना, जरूरत नहीं थी, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, क्यों। चलो, तो स्वपरागण का कारण क्या होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर इसके अंदर पाया जाता है, मतलब बंद पुष्प होता है, कभी ओपन नहीं होता, कभी खुलता नहीं है। जब खुलेगा नहीं तो परागण कैसे पहुंचेगा स्टिग्मा पर, जब स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेगा तो पॉलिनेशन कहाँ से होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आ गया, बस, तो यहाँ पर पॉलिनेशन ही नहीं होता है, इसलिए इसको स्वपरागण मजबूरी में करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो, दूसरी बात, आपने देखा होगा गेहूं का फ्लावर, किसका, गेहूं का अगर देखा होगा आपने, ठीक है ना, तो इस प्रकार से रहती स्ट्रक्चर, देखा है, निकालो अगर तो एक ऊपर की लेयर पहले आपको निकालनी पड़ती है, फिर एक अंदर एक और लेयर होती है, दो पार्ट मिलते हैं आपको। छिलका अगर देखो आप गेहूं के इसका, और इसके अंदर बीज रहता है, तो कुछ इस प्रकार से रहती है, जैसे ये बीज है गेहूं का, ठीक है, इस बीज के ऊपर एक छिलका रहता है ऐसा, उसके ऊपर फिर एक और छिलका रहता है, इस प्रकार से ढका हुआ रहता है बीज, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, लेमा और पेलिया। इन छिलकों को क्या कहा जाता है, लेमा और पेलिया कहा जाता है, ठीक। इस चीज को याद रखना, क्या कहा जाता है, लेमा और पेलिया कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, गेहूं के पुष्प किसके द्वारा बंद होते हैं, तो लेमा और पेलिया से ढका हुआ रहता है, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। ये धान में भी देखोगे आप लोग, किस में देखोगे, धान में भी बताऊंगा मैं आपको, वहां पर भी होता है, ये लेमा और पेलिया ही होती है, जो दोनों को मिलाकर हल बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, हल, ठीक। गेहूं कैसा प्लांट होता है, C3 प्लांट होता है, कैसा होता है, C3 प्लांट होता है, ठीक। अब गेहूं में देखो प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो टोटल प्रोटीन होती है गेहूं में, टोटल प्रोटीन, कुल प्रोटीन होता है ना, वो कितना होता है गेहूं के अंदर, टोटल प्रोटीन वो होता है लगभग 10 से 14%। कितना होता है, 10 से 14% टोटल प्रोटीन होता है। कितना होता है, 10 से 14% रेंज में याद रखो, या फिर 13-14%, जैसा भी आपको याद रखना है, ठीक है।
चलो 13-14 कर लो, सही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। 13 से 14% टोटल कुल प्रोटीन पाई जाती है। इसमें से अकेली 10 से 11% कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? ये ग्लूटीन है। कौन सी प्रोटीन है ये? ग्लूटीन प्रोटीन होती है। कितनी? 10 से 11%। इसको मोस्ट टाइम पे कर लेना, कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कितनी है? 10 से 11% प्रोटीन होती है। 13-14% में से कितनी होगी? 11% तो क्या है? ग्लूटीन प्रोटीन है। मतलब इसको यदि 100% मानो, 13-14% को कितना मानो? 100% मानो, तो अकेला 80% क्या होता है? इसमें ग्लूटीन होती है। क्या होती है? ग्लूटीन होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? दूसरी बात देखो, अगला जो गेहूं का पुष्पक्रम होता है, क्या होता है? गेहूं का पुष्पक्रम। पुष्पक्रम समझते हो? पौधे का वह भाग जिस पर पुष्प के सभी भाग अरेंजमेंट होते हैं, क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, उसको पुष्पक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। उसको वो मत समझ लेना तुम, थैलेमस। क्या? इसको थैलेमस समझना। पुष्पासन भी होता है जिसमें पुष्प के सभी भाग अटैच होते हैं। अटैच होना अलग है, अरेंज होना अलग है। अरेंजमेंट और अटैच होने में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर इंग्लिश में समझोगे ना तो डेफिनेशन क्लियर होगी, दोनों में अंतर। ठीक है? तो पुष्पक्रम, पुष्पक्रम मतलब जो पुष्प होता है ना, उसके भागों का अरेंजमेंट कैसा है वो हमको बताता है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है? तो अगर गेहूं के अंदर आप देखो साफ पुष्पक्रम को, तो इस प्रकार से दिखाई देता है अपने को। अब जरा ब्लैक बोर्ड पे चले, देखो ऐसा ही होता है गेहूं, होता है ना? समझना कौन सी चीज़ क्या चीज़ होती है। ठीक है ना? ये जो सुई जैसी स्ट्रक्चर दिखता है, बालों जैसा स्ट्रक्चर रहता है गेहूं में, दिखता है ना, इसको बोला जाता है ऑन्स। क्या बोला जाता है इसको? ऑन्स बोला जाता है। अगर लोकल भाषा में तो उम्बिया। ये पूरी उम्बी है, और ये सुई जैसे एक स्ट्रक्चर होती है, ऑन्स है। क्या है? ये पूरी क्या है? उम्बी। ठीक है? जिसको अपन इंग्लिश की भाषा में बोलती है, इसको स्पाइक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पाइक। और पूरे पुष्पक्रम को स्पाइकलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइकलेट। ये पूरा क्या है? स्पाइकलेट है। ठीक है ना? या स्पाइक बोलो या फिर स्पाइकलेट बोलो, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का नाम है ये। ठीक है? इसमें से जो संरचना होती है, जो हेयर जैसी दिखती, बाल जैसी, सुई जैसी बिल्कुल तीखी, इसको ऑन्स बोला जाता है। कांटे नुमा संरचना होती है तीखी सी। ठीक है ना? चलो उसके बाद में ये देखो, ये अलग अलग दिखती है आपको, दिखते हैं ना ये सारी चीज़ें, ये सारी स्पाइक्स है। क्या है? स्पाइक्स। या फिर इनको क्या बोल सकते हैं अपन? ईयर बोलते हैं, या फिर ईयर हेड बोलते हैं। समझ में आया? ये ईयर है या ईयर हेड है? क्लियर हो गया? उसके बाद में देखो, ये के बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है इस प्रकार का, ये लाइन, जिससे से दोनों चीज़ें जुड़ी है कि नहीं? ये दोनों, इस साइड के और इस साइड की जुड़ी है नहीं? ये होता है आपका रेकिस। क्या बोला जाता है इसको? रेकिस बोला जाता है, जो दोनों को जोड़ता है। क्या बोला जाता है इसको? रेकिस बोला जाता है। ये होता है स्पाइकलेट, पुष्पक्रम। ये पुष्पक्रम। समझ में आ गया? इसकी बात अपन करते हैं। क्या करते हैं? इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? इस चीज को समझ में आ गया? तो पुष्पक्रम का नाम क्या होता है? पुष्पक्रम का नाम क्या है? जल्दी बताओ। पुष्पक्रम का नाम क्या हुआ? स्पाइकलेट। क्या होता है? स्पाइकलेट। और स्पाइकलेट में क्या होती है? स्पाइक्स होती है। क्या होती है? स्पाइक्स। जिसको इसलिए बोला जाता है स्पाइकलेट ऑफ स्पाइक्स। क्लियर हो गया? चलो उसके बाद अगर बात करें अपन यहाँ पर अगले पॉइंट की, गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? तो 40 से 42 ग्राम होता है। कितना होता है? 40 से 42 ग्राम। अगर आपने सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो दो टर्म आई होगी, एक आई होगी टेस्ट वेट आई है, और एक आई होगी सीड इंडेक्स। ठीक है? तो सबसे पहले बताओ टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है। यदि किसी क्रॉप के अगर 1000 दाने लेते हैं अपन, कितने? 1000 दाने, 1000 सीड लोगे तो जो वेट निकलेगा उन 1000 सीड का, वही होता है टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स का मतलब क्या होता है? 100 दानों का वजन। यदि किसी क्रॉप या फसल के अगर 100 दाने लेते हैं और उनका वेट निकाले तो क्या निकलेगा? जो भी निकलता है वो होता है सीड इंडेक्स। क्या होता है साहब? सीड इंडेक्स होता है। क्लियर हो गया? ठीक। अब मुझे बताओ टेस्ट वेट, जब यहाँ पढ़ोगे तो टेस्ट वेट लिखा है। क्या लिखा है? टेस्ट वेट।
ठीक है। लेकिन आप जहाँ पर जाओगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ वहाँ पर, तो मक्का क्या पढ़ाऊँगा, मक्का, तो सब वहाँ पर टेस्ट वेट टर्म यूज नहीं होती, वहाँ पर सीड इंडेक्स यूज होता है। क्या होता है, सीड इंडेक्स। ऐसा क्यों? दोनों का मतलब तो ये है कि दानों का वजन, बस संख्या अलग कर दी है। कारण क्या है कि वहाँ पर टेस्ट वेट, यहाँ पर सीड इंडेक्स यूज किया है? मॉइस्चर की कोई बात ही नहीं है ना, मॉइस्चर की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई चीज़, किसी चीज़ का वेट लिया जाता है तो ये बात पहले सुनिश्चित की जाती है उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए एक लिमिट से ज़्यादा। तो पानी होगा तो पानी अपने आप में क्या बना देता है, उसका वेट बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो मॉइस्चर का कोई रिलेशन कहीं से कहीं तक नहीं है। क्या कारण है? सिंपल सा कारण है कि टेस्ट वेट तभी अपन यूज़ करेंगे जब सीड छोटा हो, ठीक है ना। तो ऐसी फसलें जिनमें बीज का आकार छोटा होता है, मतलब स्मॉल सीडेड जो क्रॉप होती है, उनके लिए टेस्ट वेट यूज़ करते हैं। और जिनके क्रॉप सीड बड़े होते हैं, जिन फसलों के बीज बड़े होते हैं, ठीक है ना, भारी होते हैं, उनके लिए सीड इंडेक्स टर्म यूज़ किया जाता है। ये बड़े बीजों के लिए यूज़ किया जाता है, यह छोटे बीजों के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन पूछ सकता अपने को। फंडा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आने भी नहीं देंगे इधर से। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब गेहूं के अंदर एक विड लगता है। अपने ने विड्स पढ़े हैं, विड साइंस पढ़ा है, मेरे वीडियो देखे हैं कि नहीं आपने? वो पुराने विड साइंस के देख लिए ना? हाँ। तो गेहूं के अंदर एक विड लगता है, जो गेहूं का क्या है, मिमिक्री विड है। क्या है? मिमिक्री विड होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी है, जिसका नाम क्या है, गेहूंसा। क्या होता है? गेहूंसा, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? फेलेरिस माइनर। क्या होता है? फेलेरिस माइनर होता है। इसको गेहूं का मामा, गिल्ली डंडा, गेहूंसा, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलो, इसका आपको टेस्ट वेट पूछा जाता है। इसका टेस्ट वेट कितना होता है? कितना होता है? 2 और कर लो एमपी, कितना होता है? 2 ग्राम होता है, ठीक है। बाजरा छोड़ो, जब बाजरा पढ़ेंगे तब देख लेंगे यहाँ पर। अब गेहूं के साथ इंटरक्रॉपिंग करते हैं। क्या करते हैं अपन? इंटरक्रॉपिंग। क्या होता है इंटरक्रॉपिंग का मतलब? हिंदी में अंतरासेशन किसे कहते हैं? सर ने पढ़ाया ना आपको, क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम सब पढ़ा दिए ना, क्रॉपिंग सिस्टम सारे। तो उसमें इंटरक्रॉपिंग कहीं आया होगा? तो बताओ क्या है इंटरक्रॉपिंग? क्या क्या? करते ना, क्यारियां बनाते हैं, क्यारियों में। अरे जहाँ पर भी इंटर शब्द आ जाए ना, कौन सा शब्द आ जाए? इंटर। क्या आ जाए? इंटर। तो उसका मतलब समझ लेना डिफरेंट होता है। क्या होता है उसका मतलब? डिफरेंट। तो डिफरेंट क्रॉपिंग, 2 अलग अलग फसलों को अपन साथ में बो रहे हैं, वो होता है इंटरक्रॉपिंग। सिंपल सा है, ठीक है। जब भी आप एग्रीकल्चर में पढ़ो, बायोलॉजी में पढ़ो, साइंस में पढ़ो, या फिर अपन जेनेटिक्स की बात करें, कहीं पर भी इंटर शब्द लिखा हो, कहीं पर भी, और इंटर लिखा हो तो उसका मतलब समझ जाना डिफरेंट होता है, अलग अलग। तो यहाँ पर भी अलग अलग 2 क्रॉप को अपन साथ में बोते हैं, ठीक है ना, बस उनकी रोज अलग लगते हैं। तो इंटर क्रॉप के कौन सी क्रॉप यूज़ की जाती है? सरसों गेहूँ के साथ में। तो गेहूं की 9 रो लेते हैं और सरसों की 1 रो, फिर गेहूं की 9 रो, फिर सरसों की 1 रो। तो ऐसे कितना रखा जाता है? 9:1 रखा जाता है। तो 9 पंक्तियां, पहले 9 लाइनें गेहूं की लगाओ, फिर 1 लाइन सरसों की लगाओ, फिर 9 लाइनें गेहूं की लगाओ, फिर 1 लाइन सरसों की। इस प्रकार से खेती करते हैं। इसको ही बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग गेहूं के अंदर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बस, और क्या रखा है। फिर गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? तो नोरेंटेन जीन होता है। नोरेंटेन याद रखना कोई जीन नहीं है, ये एक प्रकार की वेराइटी है। उस वेराइटी के अंदर से जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीन निकाला था, इसलिए इसको जीन का नाम ही दे दिया कि नोरेंटेन जीन। क्लियर हो गया? ये एक प्रकार की वेराइटी ही है, ठीक। इस चीज को अपने को याद रखना है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन सब पढ़ चुके हो ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो इसको छोड़ देते हैं, फालतू चीज़ है ये, है ना। बस ये चीज़ तो अपन सर ने पढ़ा दिया ना तुम लोगों को, पहले ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहे, तो बस उस चीज़ को देख लेना आप। हाँ, ये देख लो, ये देखो, मानव निर्मित प्रथम फसल ट्रिटिकेल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है साहब? ट्रिटिकेल को किसने बनाया? तो इंसान ने बनाया। किसने बनाया है? इंसान ने बनाया, ठीक। किसने? रिम्पू ने। किसने? रिम्पू ने। रिम्पू बोले या रिम्पाओ बोलो आपके हिसाब से, ठीक है। रिम्पू से याद रख लेना, W रिम्पू, ठीक है ना। एक जर्मन के थे, प्लांट ब्रीडर थे। कहाँ के थे? जर्मन के साइंटिस्ट है, प्लांट ब्रीडर है, पादप प्रजनक थे। इन्होंने क्या किया था? गेहूं का क्रॉस किससे करवाया? राय से करवाया। किससे करवाया? राय से करवाया, ठीक है। तो गेहूं मतलब ट्रिटिकम, ठीक है। राई मतलब सिकेल सीरियल, ठीक है। तो ट्रिटिकम में से क्या लिया इन्होंने साहब? बताओ। ये इधर क्या बना है? ट्रिटिकल। ट्रिटिकम में से ट्रिटी ले लिया। क्या ले लिया? ट्रिटी प्लस
इधर क्या था, सिकल सीरियल था ना, तो सिकल में से कैल ले लिया, क्या ले लिया, कैल ले लिया, तो बन गया क्या ये ट्रिटिकल, बन गई ट्रिटिकल। तो ट्रिटिकल किसने बनाई, इंसान ने बनाई। किसने बनाई है, इंसान ने। इंसान का नाम क्या है, रिम्पू। क्या है, रिम्पू। किसका क्रॉस है, गेहूं का और राई का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक। दूसरी बात, ट्रिटिकल ऑटोप्लॉइड फसल है, इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 8x 56 होती है। देखो ऑटोप्लॉइड होगी, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। दूसरा, गेहूं में संकर बीज उत्पादन करने की तकनीक को गुजो मेथड कहा जाता है। इसको भी कर लो एमपी, गुजो मेथड। कौन सी मेथड, गुजो मेथड। अब ये होती क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जेनेटिक्स का पार्ट है, बताने जाऊंगा सब इधर गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है ना। जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे सर, या फिर कोई किसी को मौका मिलेगा तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगी गुजो मेथड होती क्या है। देखो, हाइब्रिड सीड बनाना है आपको, क्या बनाना है, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना है, हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना है। तो किस मेथड का यूज करते हैं, गुजो मेथड। कौन सी मेथड, गुजो मेथड उसे अपन कहते हैं, ठीक है, इस चीज को अपने को याद रखना है। दूसरी बात, एक नॉर्मल सी चीज है, उसको समझ लो, दुनिया की कोई सी भी क्रॉप हो, ठीक है ना, उसकी हार्वेस्टिंग कब करोगे, जब उसके अंदर 20 से 25% मॉइस्चर हो। कितना मॉइस्चर हो, 20 से 25% मॉइस्चर को हार्वेस्ट कर लो। स्टोर कब करोगे, जब उसके अंदर परसेंट कितना हो जाए, 12 से 15% मॉइस्चर हो। मैक्सिमम कितना, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम होगा तो और चल जाएगा। तो कम से कम 12 से 15% मॉइस्चर होगा तब उसका स्टोर किया जाता है। क्लियर होगा, तो ये डाटा याद रखना, कोई सी भी क्रॉप। क्लियर हो गया ना, दिक्कत की बात, दिक्कत। सुपर गेहूं पढ़ा है तुम लोगों ने, सुपर गेहूं पढ़ा है, पढ़ाया होगा सर ने, मान ही नहीं सकता। सुब्रमण्यम नागार्जुन ने इसको डेवलप किया है, ठीक है ना। सुपर गेहूं इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा यील्ड पैदा होती है, इसके ऊपर सामान्य गेहूं से ज़्यादा मिलते हैं आप लोगों को। क्या मिलती है, ज़्यादा मिलते हैं, 12 से 15% यील्ड ज़्यादा मिलेगी आपको। जो दूसरी वैरायटी होगी ना, उस वैरायटी की तुलना में सुपर गेहूं की यील्ड 12 से 15% ज़्यादा रहेगी, ठीक। चलो, गेहूं में प्लांट आइडियोटाइप की अवधारणा किसने दी, सीएम डोनाल्ड ने दी है। किसने दी है, सीएम डोनाल्ड ने दी है, 1968 में दी है। एक अच्छा पॉइंट आ गया है, इसके बारे में देख लो, प्लांट आइडियोटाइप होता क्या है एक्चुअल में, किसे कहते हैं प्लांट आइडियोटाइप, बताओ जरा। एक टर्म आई है यहाँ पर, प्लांट आइडियोटाइप, टर्म आई है यहाँ पर, क्या आई है, प्लांट आइडियोटाइप। होता क्या है साहब ये, किसे कहा जाता है, प्लांट आइडियोटाइप का मतलब होता क्या है, क्या यूज है इसका जेनेटिक्स में, कुछ पता हो थोड़ा बहुत तो बता दो यार, अच्छा लगेगा मुझे। बताओ, नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, नहीं पता। देखो इसमें क्या होता है, प्लांट आइडियोटाइप का सिंपल सा मतलब होता है, सबसे पहली बात, यह कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो डॉक्टर डोनाल्ड ने। किसने दिया है, डोनाल्ड ने। डॉक्टर की जगह डॉक्टर सीएम डोनाल्ड कर लो, सीएम डोनाल्ड। ये वैज्ञानिक है, इन वैज्ञानिक ने प्लांट आइडियोटाइप दिया, सिर्फ गेहूं में नहीं दिया है। प्लांट आइडियोटाइप होता क्या है ये बताया इन्होंने। अब अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्लांट आइडियोटाइप दिया है। प्लांट आइडियोटाइप का मतलब क्या होता है, आप किसी भी पौधे के मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर क्या कर सकते हैं, उसका बेस्ट कैरेक्टर बता सकते हैं अपन। क्या कर देंगे, उसकी मार्फोलॉजी देखो, आप क्या देखो, उसका रूप रंग आकार देखो, सब कुछ देखो, मार्फोलॉजी, ठीक है, उसके कैरेक्टर देखो, और उसके आधार पर उसके अंदर से जो डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो उस प्लांट में अपन इंसर्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं अपन प्लांट आइडियोटाइप। क्या बोलते हैं, प्लांट आइडियोटाइप बोलते हैं। पादप अवधारणा क्या हो गई, पादप अवधारणा किसने दी, सीएम डोनाल्ड ने दी है। कब दी है, 1968 में दी है। इन्होंने किस क्रॉप का दिया है, तो इन्होंने गेहूं का दिया है। किसका दिया है, गेहूं का। तो उसको उसके लिए उन्होंने बातें बताई है। प्लांट आइडियोटाइप में एक चीज निकालो, आइडियल। आइडियल, अब एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं जो आपको कोई नहीं बता पाएगा प्लांट आइडियोटाइप क्या है। किसी प्लांट को आइडियल कब कहोगे, क्या क्या उसके अंदर ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर ऐसे मार्फोलॉजी कैरेक्टर होने चाहिए, जब उसे अपन एक आदर्श पौधा कहेंगे कि इससे अच्छा पौधा हो ही नहीं सकता। जैसे कि एक अच्छे इंसान में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक अच्छे इंसान में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, गोरा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, यही
ये अच्छी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एक अच्छा इंसान कब बनता है? ठीक, जिसके अंदर करुणा हो, ठीक है ना, दया का भाव हो, ईमानदार हो, सच बोलता हो, किसी के साथ अन्याय नहीं करे, झूठ नहीं बोले, इस दुनिया में ऐसा कोई मिलेगा नहीं। ठीक है ना, सही बात है, गलत बात है? चलो प्लांट मिल जाए। प्लांट मिल जाते हैं अपने को। ठीक, तो प्लांट आइडियल टाइप का सीधा सा मतलब होता है साहब कि उस प्लांट को आइडियल कब कहोगे आप, आदर्श पौधा कब कहोगे, जब उसमें अच्छाइयाँ होगी, कुछ खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है ना, वही होता प्लांट आइडियो टाइप। ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने उन्हें बताया कि इस प्लांट को मैं आइडियल कब कहूँगा, जब इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, तभी आप उसको आदर्श पौधा मानोगे। ठीक है, चलो, तो उन्होंने गेहूं के बारे में बताया, तो कुछ बातें बताई उन्होंने, कैरेक्टर बताए, क्या क्या कैरेक्टर होंगे। ठीक, तो गेहूं के लिए दिया, तो पहली बात उन्होंने बताया साहब कि जो प्लांट होगा वो कैसा होना चाहिए, ड्वार्फ होना चाहिए। पहला कैरेक्टर उसके अंदर कैसी ड्वार्फनेस होनी चाहिए, बोना होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए, बोना होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताई जो प्लांट का स्टेम हो, क्या हो, स्टेम, प्लांट का जो स्टेम हो वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। कैसा हो, शॉर्ट हो। अब ड्वार्फ रहेगा तो शॉर्ट ही होगा। ठीक है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। क्लियर हो गया? चलो अगली बात, उसके अंदर ऑन्स प्रेजेंट होने चाहिए। जो ऑन्स मैंने बताया वो जो तीखी संरचना कांटे जैसी, वो कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक, दूसरा उसके अंदर रेसिस्टेंस होनी चाहिए, रेसिस्टेंस पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेसिस्टेंस पावर। किसके लिए, इंसेक्ट पेस्ट के लिए, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के लिए क्या होनी चाहिए, इंसेक्ट डिजीज। दूसरा किसके लिए, और ड्रॉट रेसिस्टेंस भी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, ड्रॉट रेसिस्टेंस भी होना चाहिए। तो ये सारी खूबियाँ होगी तभी मैं उसको क्या कहूँगा, आइडियल प्लांट कहूँगा। ठीक है, और ये पूरी कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, प्लांट आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट कहलाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? चलो, तो इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अब तो आज कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली है। देखो, मैं पढ़ा सकता हूँ ना, इसको एक दिन में ख़त्म कर सकता था वीट को, लेकिन नई चीज़ें पढ़ाने का मतलब क्यों है आपको, वो इसीलिए है कि आपको कुछ नई चीज़ें पता चले। हट के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो सिलेबस से फिर क्या करोगे, याद करोगे फिर, और क्या। हमको अच्छा हो पढ़ा दिया सर ने, है ना। चलो, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।